नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे आए हुए हैं। एएसओ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 300 से आगे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। कारण ये है कि पिछली क्लास में हम लोग 300 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। ठीक है, 300 क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं और उसके आगे आज हम लोगों की बारी है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हमारा L1 क्लासेस के लिए जो है मतलब एक कोर्स लॉन्च हुआ है। L1 क्लासेस प्रयागराज। ठीक है, L1 क्लासेस प्रयागराज एएसओ जो वैकेंसी आने वाली है यूपी के लिए, और एमपी का तो मान लीजिए एग्जाम अभी 10 फरवरी से है। और उसके साथ साथ जो भी राजस्थान और अन्य जगहों पे एएसओ की जो वैकेंसी आती है उन सभी के लिए जो है यहाँ पे ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो एक ही कोर्स में कई स्टेट्स का आप लोग जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ जो भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे वो जिस भी स्टेट का अपना एएसओ का एग्जाम दे रहे हैं, वो आज जो है आज शाम को या कल सुबह जो है मतलब एक-एक स्टेट का हम सारा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र एएसओ का पेपर मतलब टाइप होके प्रिंट होके सारा कुछ आ गया है। तो महाराष्ट्र एएसओ का सबसे पहले हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अंडमान का, फिर उसके बाद तमिलनाडु एएसओ का पेपर हमें मिल चुका है। तो उन सभी पेपर्स को हम लोग धीरे-धीरे हर एक एएसओ एग्ज़ाम का, चाहे वो जिस भी स्टेट का हो, आप लोगों से मतलब उसका पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे अभी हमारे पास उत्तराखंड एएसओ का पेपर नहीं मिल पाया है, लेटेस्ट जो पेपर हुआ है वो नहीं मिल पाया है। तो जो भी जिसके पास भी हो, अगर उसको चाहते हैं कि हम सॉल्व करवाएँ, तो उसको आप लोग जो है कोचिंग के जो नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे तो ये नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा-सा ये अभी छिप रहा है, आगे जो है इसमें हम बता दे रहे हैं क्या है इसका नंबर। 9616642115। ठीक है? ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और हम सारा जो आपका पेपर रहेगा, वो सॉल्व करवा देंगे। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। ठीक है? और उसको हम विथ प्रूफ दिखाएँगे भी कि हमारा जो पढ़ाया हुआ सिलेबस है, अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, जो सीजीएल का पेपर आया हुआ है, लगभग-लगभग देखेंगे तो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो 2-4 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाएँ उसके, तो लगभग 90-95% सिलेबस जो है यहाँ से मैच किया हुआ है। बस न्यूमेरिकल मान अलग है। क्वेश्चनेयर में न्यूमेरिकल मान अलग है, उसका विथ प्रूफ हम जो है अभी स्क्रीनशॉट के साथ एक जो है क्लास बनाने वाले हैं, उसमें थोड़ा-सा समय लगता है, क्योंकि हर एक क्लास में जाके स्क्रीनशॉट लेना वहाँ पे वो थोड़ा-सा मतलब टाइम टेकिंग काम है। जैसे ही टाइम उसमें जो है मतलब वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, हम उसको विथ प्रूफ आपको दिखाएँगे कि कितने क्वेश्चनेयर यहाँ से आए हुए हैं, यहाँ से पढ़ाए हुए। ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास पे कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, 300 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और 300 क्वेश्चन से हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा 300 नंबर क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन यही हुआ था। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कराना शुरू करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो सॉरी, थोड़ा-सा तबीयत यार खराब है, गला-वला खराब है, कई मतलब दिनों से, पिछले हफ्ते से ही तबीयत खराब है। तो इश्यूज़ थोड़े से हैं। और थोड़ा-सा एक चीज़ आपको हम और बताएँ कि अभी पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि अब पेन टैब और इन चीज़ों से हम क्लास लेंगे। तो पेन टैब में एक्चुअली हमको लगा था कि नॉर्मल राइटिंग होती होगी। उसको थोड़ा-सा हमें सीखना पड़ रहा है। तो इस कारण से इस हफ्ते क्लास नहीं हो पाई है। अभी 2, 3, 4 दिन का हमें और समय दे दीजिए। तो यूजीसी नेट और जो एएसओ का जो पेपर है, वो पूरे हफ्ते चलेगा, पूरे हफ्ते उसकी प्रैक्टिस सेट उसका सॉल्व करवाया जाएगा। और मतलब जो 2 दिन तो यहाँ से क्लासेस होंगी, मतलब आप हमको देख सकते हैं। और बाकी जो है 5 दिन क्लासेस जो है आपको शाम में 9 से 10 बजे के आस-पास जो है, आपको सारी क्लासेस पेन टैब और के माध्यम से मिलेंगी, जिसमें हम अपना चेहरा नहीं दिखाएँगे आपको, मतलब हमारी वॉइस और बाकी अन्य पीपीटी इसी तरीके से शो होगी आपको,
सारा कुछ रहेगा। ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा सीखने के कारण अभी हमें समय लग गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि इर्रेगुलर वेरिएशन इज़ काज़्ड बाय इर्रेगुलर वेरिएशन किसके द्वारा काज़ किया जाता है मतलब अनियमित जो परिवर्तन है, ये किसके द्वारा काज़ किया जाता है? तो इर्रेगुलर के लिए आपको बताया गया था कि जो अप्रत्याशित घटनाएँ हैं, अनफोर्सीन इवेंट होते हैं जैसे सुनामी सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है? तो ये अर्थक्वेक इस तरीके की चीज़ें जो हो जाती हैं, इसको अनफॉर्च्यूनेट इवेंट बोलते हैं और इसी के कारण इर्रेगुलर वेरिएशन या इसी को रैंडम वेरिएशन भी बोला जाता है, रैंडम वेरिएशन काज़ होता है, ठीक है? फेस्टिवल सीज़न में जो वेरिएशन आता है, इसको कहते हैं सीज़नल सीज़नल वेरिएशन होता है। क्लाइमेट के कारण भी जो मतलब 1 साल के अंदर अगर वेरिएशन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो वेरिएशन है, ये भी एक सीज़नल वेरिएशन अगर 1 साल के अंदर का है, तो वहाँ पे बात होती है, ठीक है? शिवानी जी, अब पिछली भी क्लास में हमने बोला था कि यूपी ट्रिपल एससी एएसओ का जो एग्ज़ाम है, ये मतलब 10 फरवरी तक आ जाना था, 10 से 15 फरवरी तक उन्होंने बोला था, अभी 10 फरवरी आ जाने दीजिए। और पिछली भी क्लास में हमने एक बताया था कि ये जो अपनी गवर्नमेंट है, ये सरप्राइज़ देने में माहिर है। तो सरप्राइज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जैसे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, यूपीपी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए देखिए 5 साल, 7 साल में वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो उसी तरीके से सरप्राइज़ जो है कुछ भी हो सकता है, तो हम इसके लिए पहले से आप तैयारी करते रहो, जब भी एग्ज़ाम आएगा, जब भी वैकेंसी आएगी, वो जो है मतलब आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगी, ठीक है? अगर पहले से आपने पढ़ाई किया हुआ है। जैसे एमपी वाले बच्चों के लिए देख लीजिए, एमपी वाले बच्चों का 13 जनवरी के आस-पास लास्ट डेट थी एएसओ एग्ज़ाम की और 10 फरवरी को उनका पेपर शुरू हो गया। सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस जो है पूरा कवर नहीं किया जा सकता था इस बीच में। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको सरप्राइज़ दे, इससे पहले आप गवर्नमेंट को सरप्राइज़ दे दीजिए कि चलो भई ऐसा ना हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले, एग्ज़ाम फॉर्म निकाले और उसके बाद फॉर्म आते ही कहे कि 1 महीने के अंदर पेपर होगा। तो इसलिए जो है मतलब थोड़ा-सा पहले से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है? तो पढ़ते रहिए आप लोग जो भी आपका सिलेबस है जीएस का, स्टैटिस्टिक्स का और जनरल हिंदी की भी क्लासेस शुरू होंगी मेबी मंडे या ट्यूसडे से। तो उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जा रही हैं, आप लोग पढ़ते रहिए और जब भी सिलेबस सिलेबस जैसे आप जल्दी से कवर कर लीजिए सिलेबस, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट के साथ कंटिन्यू हम लोग जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट हम लोग कराते रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए जो है मतलब इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, पहले से आप लोग तैयार रहिए, ठीक है? ओके, ओके। चलिए, व्हिच कंपोनेंट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट? तो इसमें कौन-सा ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब डिफ़िकल्ट होता है जिसको प्रेडिक्शन जो है डिफ़िकल्ट होता है। तो ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसका हम लोग जो है मतलब सेमी एवरेज मेथड या फिर जो भी टाइम सीरीज़ के जितने मेथड हैं उसके माध्यम से इसका प्रेडिक्शन हो सकता है। सीज़नल का भी यहाँ पे प्रेडिक्शन हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादातर फेस्टिवल केसेस में होते हैं, साइक्लिक का भी जो है मतलब प्रेडिक्शन हो सकता है। जो इर्रेगुलर इवेंट होते हैं, जो भूकंप, सुनामी, अर्थक्वेक के कारण जनरेट होते हैं, ये जो है इनका प्रेडिक्शन जो है सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है टाइम सीरीज़ एनालिसिस इज़ मेनली यूज्ड फॉर टाइम सीरीज़ एनालिसिस किसके लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन के लिए नहीं, क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पे नॉर्मल जो डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है जिसमें टैबुलेशन और अन्य जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं, सिंपल टैबुलेशन कॉम्प्लेक्स या फिर टू डायमेंशनल टैबुलेशन, तो वहाँ पर हम क्लासिफिकेशन का काम करते हैं और फिर उसके बाद फोरकास्टिंग में टाइम सीरीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? फोरकास्टिंग में क्या है कि आपके पास मान लीजिए कि 2015 से लेके 2025 तक का डेटा दे दिया गया है, ठीक है? 2025 तक का और 2026 का डेटा कुछ ना कुछ पूछ ले, 2027 का पूछ ले, ठीक है? तो इस तरीके से ये प्रेडिक्शन जो है हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि इन ईयर्स में यहाँ पे कह दें कि जो व्हीट है, ठीक है? व्हीट गेहूँ का उत्पादन जो है मतलब कुछ मिलियन टन जो भी है यहाँ पे हुआ हो उसको दे दिया जाए और अभी 2026 में गेहूँ की फसल अभी जो है कटी नहीं हुई है। मतलब वो फसल अभी जो है का फसल का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड अमाउंट हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से 2026 में कितना पैदावार होने वाली है गेहूँ की। तो ये टाइम सीरीज़ एनालिसिस के माध्यम से हम इसकी फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है?
और सैंपलिंग टेस्टिंग का अलग ही जो है यहाँ पे रोल है, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, टाइम सीरीज इज वाइडली यूज्ड इन। टाइम सीरीज जो है यहाँ पे कहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होती है, तो यहाँ पर देखेंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को नहीं कह सकते क्योंकि मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन है, और बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी में भी ओनली केवल यूज नहीं होता, बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं और टाइम सीरीज भी यूज होता है। लिटरेचर में भी इसका मतलब पूरी तरह से यूज नहीं होता। इकोनॉमिक्स में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। इकोनॉमिक्स में इसलिए यूज होता है कि हम अपने जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो सीजनल वेरिएशन पे डिपेंड कर रहे हो, चाहे वो साइक्लिक वेरिएशन पे हो, या लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन हो, या इरेगुलर फ्लक्चुएशन हो, तो उसको देखते हुए हम लोग अपने बिजनेस साइकिल को जो है मॉनिटर कर सकते हैं और प्रॉपर उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पॉपुलेशन डेटा रिकॉर्डेड ईयरली इज एन एग्जांपल ऑफ। जो पॉपुलेशन डेटा ईयरली जो रिकॉर्ड होता है, वो किसका जो है यहाँ पे एग्जांपल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरीके से जो पॉपुलेशन डेटा ईयरली 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 का मतलब हो गया कि जो हमारे पास जैसे एसआरएस और सीआरएस की रिपोर्ट आती है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट्स किस तरीके से मतलब ईयरली जो है डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने बोल दिया ईयरली, मतलब टाइम को इसने अपने से इन्वॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा ऐसा होता है जो फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड किया जाए इसको। हाँ, यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा ना हो, अगर एग्जाम सॉरी ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको प्राइमरी डेटा कह सकते थे कि सेंसस डेटा जो भी आता है हमारा ग्राउंड से, जितने भी डेटा ग्राउंड से आते हैं वो हमारे सेंसस डेटा सॉरी प्राइमरी डेटा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ईयरली अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका टाइम सीरीज डेटा होगा। क्यों? क्योंकि हर एक साल का डेटा आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है डेली शेयर प्राइसेस रिप्रेजेंट्स। जो डेली शेयर प्राइसेस होते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, या टाइम सीरीज डेटा, या क्रॉस डेटा। तो यहाँ पर ये भी टाइम सीरीज डेटा होते हैं, क्योंकि हर एक मोमेंट पर देखेंगे कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएशन जो है ऐसे ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो ये देखेंगे हर एक सेकंड पे, सेकंड के मतलब अगर जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की ट्रेडिंग करते हैं, उसमें देखेंगे सेकंड को भी कई पार्ट में उसमें डिवाइडेड होता है। जो जिनके मतलब जो दिल्ली मुंबई में बैठे हुए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सेकंड भी मैटर करता है, क्योंकि एक सेकंड के फ्लक्चुएशन पे उनके लाखों के जो है प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हालांकि हम आपको सलाह देंगे इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि इसमें जानकारी ना हो तो इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉसेस ज़्यादा हैं। भारत में देखेंगे तो 10 में से 9 लोग जो है शेयर मार्केट में लॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है बहुत सारे लोग जो है मतलब अपनी संपत्ति गँवाते जा रहे हैं, और जो टेक्निकल माइंडसेट के लोग हैं, बिज़नेस मैन हैं, वो जो है अपनी संपत्ति को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है? ट्रेंड शोज़, ट्रेंड जो है शोज़ क्या करता है? शॉर्ट टर्म जो है चेंजेस नहीं, रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं, सीज़नल चेंजेस नहीं, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड या लॉन्ग टर्म टेंडेंसी या फ्लक्चुएशन को ही यहाँ पे मेज़र करता है। ठीक है? तो यहाँ पे सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन का ये मामला बनता है। ठीक है? व्हिच इंडेक्स मेजर्स कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, कौन सा मेजर है जो प्राइस और क्वांटिटी को मेजर करता है, मतलब कौन सा इंडेक्स है जो प्राइस और क्वांटिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे विच इंडेक्स मेजर्स कंबाइंड इफेक्ट। हाँ, ध्यान में रखिएगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी का जो मेजरमेंट करता है वो वैल्यू इंडेक्स करता है। प्राइस केवल प्राइस का करता है, ओनली प्राइस का, और ये केवल क्वांटिटी का। ठीक है, क्वांटिटी का, और प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाता है या वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज आपको वहां पे बताई गई है। जो हम लोग टाइम सीरीज में टेस्टिंग पढ़े हैं, टाइम सीरीज में टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट था, या फिर जो है जो और भी टेस्टिंग मतलब हम पढ़े हुए हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट या फिर जो है यूनिट टेस्ट, इस तरीके से जितने भी टेस्टिंग पढ़े हैं, उसमें एक जो है मतलब यहाँ पे
कहा जाए तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट या वॉल्यूम टेस्ट की बात अगर यहाँ पे कहा कहा जाए तो कुछ इस तरीके से हम लोग वहाँ पे फ़ॉर्मूला लिखे थे। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास सीपीआई स्टैंड्स फॉर सीपीआई का मतलब क्या होता है? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यही सही होगा। ठीक है? कॉस्ट प्राइस इंडेक्स नहीं और कंबाइंड प्राइस इंडेक्स ये भी गलत होगा। ठीक है? तो सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है? ओके। अगला क्वेश्चन है विच इंडेक्स इज यूज्ड फॉर डीए कैलकुलेशन इन इंडिया। तो भारत में डीए कैलकुलेशन जैसे आप लोग उसमें नौकरी में जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज आती है कि यहाँ पे जो डीए का कैलकुलेशन होता है किस तरीके से होता है। ठीक है? तो डीए के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर भारत सरकार या फिर जो भी यहाँ पे यूज किया जाता है वो सीपीआई इंडेक्स यूज किया जाता है। सीपीआई आई डब्ल्यू एक सीपीआई का फॉर्म होता है। जैसे सीपीआई कई तरीके का होता है, सीपीआई आर, सीपीआई एएलआरएल और सीपीआई यू मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आर मतलब रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए, एएल मतलब एग्रीकल्चर लेबर, आरएल मतलब रूरल लेबर। ठीक है? तो जो यहाँ पे ये अलग अलग चीजों के लिए निकाला जाता है और इसी में होता है सीपीआई आई डब्ल्यू एक। तो वहां पर जो सीपीआई इंडेक्स होता है, आई डब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर का जो काम होता है उसी के बेस पर यहाँ पे डीए जो है हम लोग यहाँ पे डीए का रेगुलेशन करते हैं जो आप लोग मार्च में और सितंबर में। ठीक है? मार्च मतलब होली के आसपास और उधर सितंबर मतलब दिवाली के आसपास उसमें अनाउंसमेंट होता है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए जो है रेगुलेट करते हुए 2%, 3%, 5% बढ़ा दिया है। तो 5%, 2% जो भी बढ़ाया है तो उसमें जो है मतलब ये इसी इंडेक्स के माध्यम से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है? अगला है सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स फार्मूला इज। सिंपल जो एग्रीगेट फार्मूला है वो किस तरीके से यहाँ पर निकाला जाता है? तो हमेशा आपको बताया था हम कि P01 करंट ईयर का प्राइस मतलब करंट प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस। ठीक है? या यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस और 100। ठीक है? तो ये एग्रीगेट फार्मूला होता है। ठीक है? एग्रीगेट ये फार्मूला होता है। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल एग्रीगेट जो इंडेक्स है ये फेल कर जाता है। कहाँ पे ये फेल करता है? तो अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ जो फेल करता है कहाँ पे फेल करता है? तो जिन चीजों में हम यहाँ पे प्राइस का केवल मतलब रखते हैं, मतलब कि समेशन P1 अपान समेशन P0, जहां पर भी हमको केवल इन्हीं दो चीजों से मतलब होता है प्राइस से, वहां पर ये जो है मतलब वैलिड होता है। उसके अलावा जैसे भी अन्य चीजें हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ये चूंकि रेशियो है तो रेशियो में यहाँ पे ये चीजें जो है कट जाती हैं। जैसे यूनिट टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट को तो ये फॉलो करता है और सर्कुलर टेस्ट चेन टेस्ट को फॉलो करता है। यूनिट टेस्ट को ये फॉलो नहीं करता। ये जो है जेएसओ वाला जो पेपर पढ़ाया गया है उसमें अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। एएसओ वाला भी जब इसमें इंडेक्स नंबर का नाम नंबर आएगा, इंडेक्स नंबर का जो जब हमारे पास टाइम आएगा तो वो सारी चीजें यहाँ भी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट टेस्ट जो होता है क्योंकि इसकी भी यूनिट मान लीजिए प्राइस है कपड़े का, तो यहाँ पे कपड़े का क्या लिया जाएगा? 10 रुपए, 100 रुपए, 400 रुपए प्रति मीटर। ठीक है? अब तो मान लीजिए रेडीमेड कपड़े मिलते हैं ना, ये जो पुराने जो हमारे जैसे लोग हैं उनको देखेंगे तो मीटर वाला ही कपड़ा लेके सिलवाते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर जब इधर उधर हो जाता है आदमी का तो ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो मतलब प्राइस होता है किसी भी प्राइस का, मान लीजिए सब्जी लेने गए हैं, टमाटर लेने गए हैं, तो टमाटर में कहेगा कि 1 केजी 50 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए जो भी कहेगा, तो यहाँ पे 40 रुपए पर केजी अगर वो बात कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पे 40 रुपए पर केजी, इसका भी 40 रुपए पर केजी बेस ईयर का भी प्राइस होगा, दोनों प्राइसेस कट जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिट फ्री चीजें हो जाती हैं, इसलिए यूनिट टेस्ट को ये फॉलो नहीं करता है, एक तरीके से कहा जाए तो। ठीक है? तो यहाँ पर इसीलिए ये यूनिट टेस्ट जो है में फेल कर जाता है।
अगला क्वेश्चन है वेटेड इंडेक्स नंबर असाइंस वेट बेस्ड ऑन, ठीक है? तो जो वेटेड इंडेक्स होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बास्केट है, बास्केट का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल दिनचर्या में लोग अपने यूज करते हैं। जैसे आप दिन भर में जितने सामान यूज कर रहे हैं उसको बास्केट कहा जाता है सीपीआई की भाषा में। तो इस बास्केट में मान लीजिए कि एक जगह आपका लिखा गया है व्हीट, व्हीट है, राइस है और अन्य चीजें हैं, खाने पीने की अन्य चीजें हैं। फिर एक जगह लिखा है एल्कोहल, ठीक है, या फिर सिगरेट। तो अब ये बताइए कि इन दोनों में वेट, वेट मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस किसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है एक नॉर्मल आदमी के लिए? नॉर्मल आदमी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो चेन स्मोकर हो, चेन स्मोकर के लिए उसको खाना ना दो और सिगरेट देते रहो, दिन भर चल जाएगा, लेकिन कितना दिन चलेगा वो भी गारंटी नहीं है। लंबे समय की हम बात करते हैं, तो वहां पर राइस और ये खाने पीने की चीजें जो है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि एक गरीब आदमी से लेके अपर क्लास प्रधानमंत्री या जो भी हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, वो यार रोटी तो खाएगा ही, मतलब रोटी चावल कुछ ना कुछ, मतलब खाने वाली चीजें कुछ ना कुछ खाएगा ही वो जीवन चलाने के लिए। बाकी उसके अलावा ये सब मिल जाए तो उसके लिए वाह वाह बात तो होगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है मतलब जो भी है, लेकिन मतलब एक तरीके से कहा जाए अल्कोहल सिगरेट की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है खाने पीने की चीजों का होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसका वेट डिसाइड किया जाता है, इसका वेटेज मतलब इसका इम्पोर्टेंस डिसाइड करने के लिए चीजें जो है मतलब बताई जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन चीजों के अलग अलग वेट डिसाइड किए जाते हैं। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे वेटेड इंडेक्स में वेट असाइन कैसे किया जाता है। तो रैंडम चॉइस नहीं होती है, क्यों? क्योंकि कभी इसका वेट ज्यादा हो गया तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा और जो हमारा सीपीआई फ्लक्चुएशन है वो इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन आइटम्स, हाँ इंपॉर्टेंस होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, प्राइस साइज ओनली नहीं, इंपॉर्टेंस उसका कितना है, किसी भी वस्तु का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है वो ये डिसाइड करता है कि आपका वेट क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब वेट आपका नहीं, मतलब उसके उसका इंपॉर्टेंस, उसका महत्व कितना होगा सीपीआई इंडेक्स मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब हम निकालने जाएंगे तो उसकी तुलना में, ठीक है। ओके। जो भी लोग जुड़े हैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, कुछ भी आंसर सही हो गलत हो अलग बात है, लेकिन कोशिश करिए कि आंसर दीजिए। अगला है लास्ट पियर्स इंडेक्स यूजर्स वेट एज। तो यहाँ पर लास्ट पियर्स, पास्चे और फिशर, मार्शल एडवर्थ, बाउली, इस तरीके से बहुत सारे जो है इंडेक्सेस आपको बताए गए हैं, ठीक है। मतलब बताए क्या गए हैं, अभी एएसओ के लिए नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो है जेएसओ वाली क्लास में ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ाई गई हैं। तो यहाँ पर लास्ट पियर्स में आपको बताया था हमने कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि बेस ईयर है, ठीक है, और ये करंट है। तो बेस ईयर की प्राइस को P0, क्वांटिटी को Q0, करंट ईयर के प्राइस को P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी को Q0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बेस ईयर की अगर प्राइस को ध्यान में रखिएगा, बेस ईयर की प्राइस को अगर हम वेट रखें तो यहाँ पर ये लास्ट ईयर आता है, ठीक है। ये बेस ईयर मतलब P0 को लास्ट ईयर्स में क्या करते हैं कि बेस सॉरी बेस ईयर की क्वांटिटी को, हालांकि दोनों होते हैं, एक मिनट हम बता रहे हैं फार्मूला। बेस ईयर की अगर क्वांटिटी को, पहले जो हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर P1 और यहाँ पर P0, जो वेट होता है, जो वेट होता है उसको हम यहाँ पे ऐसे इट इज लगा देते हैं और सॉरी और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका लास्ट ईयर्स का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें क्वांटिटी को ध्यान में रखिएगा, ये चीज थोड़ा सा इसमें हो गया, ठीक है। ये क्वांटिटी को, प्राइस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम प्राइस इंडेक्स की ही बात करते हैं। तो उस केस में बेस ईयर की जो क्वांटिटी होती है उसको हम एज ए बेस मानते हैं लास्ट ईयर्स में। पास्चे में क्या करते हैं, पास्चे प्राइस इंडेक्स में यही करते हैं, यहाँ पर P1 लिखेंगे, यहाँ पर P0 लिखेंगे और यहाँ पर करंट ईयर की जो क्वांटिटी होगी इसको हम यहाँ पर बेस मानेंगे, ठीक है, इंटू 100। तो ये पास्चे में हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें तो ये फिशर प्राइस इंडेक्स हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, लेकिन यही अगर यहाँ पे लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स ना हो कि लास्ट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स हो जाए,
ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स हो जाए, तो उस केस में हमारे पास ये देखेंगे आप लोग कि यही फार्मूला कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये समेशन समेशन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 और Q0 हो जाएगा। क्योंकि हम क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो अब P का स्थान Q ले लेगा। ठीक है, तो Q1 अपॉन Q0 हो जाएगा और फिर उसी तरीके से बेस ईयर की प्राइस को हम यहाँ पे वेट मानेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लास्ट ईयर्स क्वांटिटी इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर से क्वांटिटी का इंडेक्स हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम पास से की क्वांटिटी इंडेक्स अगर हम लिखना चाहें, तो यहाँ पर समेशन, यहाँ पे ये हो जाएगा Q1 Q0 और यहाँ पर प्राइसिंग P1 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पास से का क्वांटिटी इंडेक्स हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोगों को ध्यान में जो रखना होता है, वो प्राइस इंडेक्स वाला फार्मूला ध्यान में रखना होता है बस। ठीक है ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेस ईयर की क्वांटिटी को हम यहाँ पे बेस मानते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को अगर बेस मानते हैं तो पास से प्राइस इंडेक्स हो जाता। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे पास से प्राइस इंडेक्स यूजेस। तो यहाँ पे पास से प्राइस इंडेक्स अभी जस्ट बताया है कि करंट ईयर की क्वांटिटी को यहाँ पर जो है ये बेस मानते हैं। ठीक है, करंट ईयर की क्वांटिटी को हम यहाँ पे बेस के रूप में कंसीडर करते हैं। लास्ट ईयर्स हैज, तो यहाँ पे लास्ट ईयर्स ध्यान में रखिएगा, लास्ट ईयर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट ईयर्स का फार्मूला देखेंगे, तो लास्ट ईयर्स जो प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है, समेशन यहाँ पे P1 P0 और यहाँ पर Q0 इंटू 100। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है लास्ट ईयर्स का। और लास्ट ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर बेस ईयर को यहाँ पे जो बेस ईयर है और ये करंट है। ठीक है, बेस ईयर की यहाँ पे क्वांटिटी को यहाँ ये लोग बेस के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस ईयर की चूंकि हम मतलब बैक साइड जा रहे हैं, बैक साइड मान लीजिए कि 2015 का डेटा यहाँ पे बेस ईयर हो गया, मान लीजिए 2015 हो गया और यहाँ पर 2000 शायद 11-12 भी चल रहा है सीपीआई में, और यहाँ पर इसको हम करंट अफेयर वाली क्लास में हम इंक्लूड कर देंगे कि अभी जो करंट ईयर या बेस ईयर जो क्या कंसीडर किए जा रहे हैं किसके लिए, तो वहां पर हम बता देंगे इसको। लेकिन यहाँ पे बेस ईयर अगर मान लीजिए 2015 है और यहाँ पे 2026 चल रहा है। ठीक है, तो अगर 2015 के तुलना 2015 में जो प्राइस था, मान लीजिए एक बिस्किट का प्राइस 5 रुपए था, तो यहाँ पर आज उसका कीमत जो है 6 रुपए 7 रुपए हो गई होगी। ठीक है, या फिर उसकी अगर मतलब सेम क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि रेट तो 5 रुपये रखेंगी, पहले 100 ग्राम दे रही थी, तब 40 ग्राम दे रही हैं, 28 ग्राम दे रही हैं, 20 ग्राम दे रही हैं, इस तरीके से तो क्वांटिटी घटा देती हैं। तो जैसे पार्ले जी देखेंगे, तो आप जब छोटे रहे होंगे, हम लोग छोटे थे, तो उसमें 18 या 20 बिस्किट आता था। अभी देखेंगे तो उसमें 7-8 आता है, 7-8 9-10 समथिंग जो भी आता हो, तो उसकी साइज जो है बहुत छोटी हो गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है, तो इसी कारण ये अपवर्ड बायसनेस इसमें होती है। ठीक है, इसमें डाउनवर्ड नो बायस या फिर रैंडम बायस नहीं होती, अपवर्ड बायस होती है। क्यों? क्योंकि हम बैक साइड से चीजों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, बैक साइड से मतलब एक तरीके से कहा जाए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पीछे जो चीजें हैं, जो भूतकाल में जो चीजें निकल चुकी हैं, उनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक एक अपवर्ड बायसनेस इसमें जो है इनबिल्ट होती है। ठीक है, और इसी तरीके से पाश्चिम में देखेंगे, तो पाश्चिम में देखेंगे चूंकि करंट ईयर का ले रहे हैं, तो उसमें डाउनवर्ड बायसनेस होती है। और जब इन्हीं दोनों बायसनेस को मिक्स करके ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया जाता है, तो फिशर फार्मूला आता है, और फिशर फार्मूले में कोई बायसनेस नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि यहाँ पे, हाँ अब यह आ ही गया, यहाँ पे देखिए कि पास से इंडेक्स जो जनरली यहाँ पे क्या करता है, तो ओवर एस्टिमेटेड प्राइसेस नहीं, अंडर एस्टिमेट प्राइस या फिर शोज एग्जैक्ट राइज नो चेंजेस, तो यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करता है प्राइसेस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम करंट ईयर के प्राइसेस को हम कंसीडर करते हैं। करंट ईयर मान लीजिए 2026 के हम प्राइसेस को अगर यहाँ पे कंसीडर करना चाहें, तो 2026 के प्राइसेस अभी दिसंबर आते-आते क्या होंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी के महीने से हम लोग जो है दिसंबर तक जाते-जाते
किस तरीके की चीज़ें आएँगी, किन चीज़ों का क्या प्राइस होगा, वो हम डिसाइड करना मुश्किल है। इसीलिए जो है यहाँ पे ये एक जो है डाउनवर्ड बायसनेस शो करता है और अंडर एस्टिमेट करता है चीज़ों को, ठीक है? क्या पता कल को चीज़ें बढ़ जाएँ, तो ये भी हो सकता है ना? चलिए अगला है कि फिशर आइडियल इंडेक्स इज़, तो यहाँ पे अभी जस्ट आपको बताया गया कि लास्ट पीयर्स और पास्ट से प्राइस इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन अगर ले लीजिए, तो ये फिशर प्राइस इंडेक्स आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या होता है, अरिथमेटिक मीन नहीं, हार्मोनिक नहीं, मीडियन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन आपको बताया भी गया था कि जब रेशियो और प्रोपोर्शन की बातें हों, उनको निकालने की बातें हों, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन ही बातें हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर इनका हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है फिशर इंडेक्स इज़ आइडियल बिकॉज़ इट सैटिस्फाइज़। तो यहाँ पे आइडियल क्यों होता है? तो आइडियल इसलिए होता है कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सैटिस्फाई करता है। ठीक है? टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को ये सैटिस्फाइज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि डर्बिस बाउली इंडेक्स इज बेस्ड ऑन। तो जिस तरीके से फिशर ने लास्ट ईयर्स और प्राइस का यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकाला, उसी तरीके से डर्बिस बाउली ने यहाँ पे लास्ट ईयर्स और पास्ट से जो प्राइस थे, इनका क्या किया, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। ठीक है? अभी जस्ट फार्मूला हम बताएंगे कि उसमें आपको बताए हैं कि आपको अपना भी इंडेक्स बनाना हो तो किस तरीके के फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन लिया था, इन्होंने अर्थमेटिक मीन ले लिया, आप कुछ और मीन ले लीजिए। ठीक है? कुछ और मतलब अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, आप हार्मोनिक मीन ले लीजिए। हार्मोनिक मीन में आता हालांकि है एक ठू उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी का जो क्वांटिटी Q0 Q1 है उसका कहीं अर्थमेटिक मीन लिया गया है, किसी ने ज्योमेट्रिक मीन लिया है, किसी ने हार्मोनिक मीन लिया हुआ है। आप कोई नया मीन खोजिए और उसके बाद अपने नाम पे एक जो है इंडेक्स बढ़ा दीजिए। फिर आप लोग जो है स्टूडेंट से गाली भी खाइए। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि सिलेबस बढ़ा रहा है, बुढ़ा टाइप का आदमी। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो डर्बिस बाउली में होता है, डर्बिस बाउली में क्या होता है, ग्लास पियर्स और पास से जो होते हैं इनका अर्थमेटिक मीन लिया जाता है। ठीक है? ज्योमेट्रिक लेते हैं तो फिशर आते हैं, हार्मोनिक में डायरेक्ट हार्मोनिक मीन नहीं लिया जाता, इसके जो प्राइसेस होते हैं वो आते हैं, और मीडियन भी कहीं पे यहाँ पे इंडेक्स सॉरी इसका मतलब एवरेज के रूप में यूज नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के लिए दो फार्मूले आते हैं। अर्थमेटिक मीन में डर्बिस बाउली और ज्योमेट्रिक में फिशर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मार्शल एडवर्थ। मार्शल एडवर्थ क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे लास्ट ईयर्स और पास्ट से का, ठीक है? लास्ट ईयर्स में क्या लिखे, P1 P0, ठीक है? Q0 Q0, ठीक है? 100 नहीं लगाते हैं अभी के लिए। और समेसन यहाँ पे P1 P0, यहाँ पर Q1 और Q1 हो गया। ठीक है? तो ये लास्ट ईयर्स और पास्ट से होगा। इन दोनों को ज्योमेट्रिक मीन लिए तो डर्बिस बाउली हुए, इन दोनों सॉरी ज्योमेट्रिक मीन लिए तो फिशर, और अर्थमेटिक मीन दोनों का लिए, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर ये आ गया डर्बिस बाउली। और मार्शल एडवर्थ ने क्या किया कि यहाँ पर मार्शल एडवर्थ जो ये काम कांड करते हैं, ये यही ऐसे करते हैं, P1 P0, यहाँ पर जो क्वांटिटी है Q1 प्लस Q0 प्लस सॉरी Q1 प्लस Q0 अपॉन 2, और यहाँ पर जो Q1 प्लस Q0 अपॉन 2, मतलब जो वेट है, जो यहाँ पे Q0 Q1 ये सब हम यूज कर रहे थे, यहाँ पर दोनों का इन्होंने अर्थमेटिक मीन ले लिया। अर्थमेटिक मीन ले लिया तो इनका एक अपना अलग हो गया फार्मूला। ठीक है? यहाँ पर अभी एक ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, तो वो भी जो है अभी एक आगे आएगा क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे तो किसी और का नाम आ जाएगा। ठीक है? तो वो चीज़ अभी क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। तो मार्शल एडवर्थ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है मतलब ये क्वांटिटीज जो हैं, जो क्वांटिटीज हैं उनका एवरेज निकाल ले रहे हैं, उनका अर्थमेटिक मीन निकाल ले रहे हैं। तो ये जो है मार्शल एडवर्थ हो गए। ठीक है? मार्शल एडवर्थ फार्मूले में क्या करते हैं हम लोग कि क्वांटिटीज का अर्थमेटिक मीन लेते हैं। ठीक है? ओके।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास वाल्स, ठीक है? वाल्स, यही जस्ट अभी बता रहे थे यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्शल एडवर्थ। अब यहाँ पर अगर हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर लें, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर लें कैसे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन P1 और समेशन P0 अंडर रूट Q0 Q1, और यहाँ पर भी अंडर रूट Q0 Q1 इंटू 100 रहेगा सब में, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं सब में 100 होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाल्स प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। वाल्स प्राइस इंडेक्स, WPI ध्यान दीजिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो नहीं, वाल्स प्राइस इंडेक्स हो जाएगा ये, ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है वाल्स प्राइस इंडेक्स आपका ये निकल जाएगा, ये हो गए महोदय वाल्स प्राइस इंडेक्स। ध्यान में रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एक मिनट, हाँ शायद शायद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अभी कल ही जो है मैंने सीजल वाला पेपर देखा था, तो फिशर वाला या फिर उसमें मतलब इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और अच्छी बात तो ये है डियर कि मतलब हर साल हम क्या करते थे कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स थियरी पढ़ाते थे, ठीक है? एट्रीब्यूट्स सॉरी, एट्रीब्यूट्स थियरी कोई भी कोचिंग वाला नहीं पढ़ाता था। कोई भी कोचिंग वाला, जितना भी हमने जेएसओ का सिलेबस देखा, कोई भी मतलब एट्रीब्यूट्स थियरी उस लेवल की नहीं पढ़ाया जो मैंने पढ़ाया हुआ है। और यूट्यूब पे ही उसका वीडियो पड़ा हुआ है 2024 वाला। तो उसमें एट्रीब्यूट्स थियरी से इस बार जो है क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, और ये हमारे लिए बेस्ट है कि जो चीजें हम पहले बोलते थे, पिछले साल ही बोले थे कि जो सिलेबस है वो सिलेबस पूरा पूरा कवर करिए। तो एक दो बच्चों ने मैसेज किया कि सर एट्रीब्यूट्स थियरी से क्वेश्चन नहीं आता है, क्या ही पढ़ेंगे, उसको क्या करेंगे? मैं कहा यार देखो, मैं टीचर हूँ, तो मुझको पूरा सिलेबस पढ़ाना है और सभी बच्चों के लिए पढ़ाना है। आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़ो। और शायद उन लोगों ने अगर छोड़ दिया होगा, उस बात के बाद अगर उन्होंने छोड़ दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मतलब इस बार पूछ लिया है एसएससी ने। और इस बार एसएससी ने पूछ लिया है क्वेश्चन, तो इस बार जो है कंसिस्टेंसी का था, कंसिस्टेंसी के फार्मूले पे था, और कुछ करना नहीं है, बस अगर कंसिस्टेंसी फार्मूलेज आपको पढ़े हैं तो आपको एक लाइन में आप आंसर दे सकते थे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जीवन में आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थ्योरी के साथ हुआ इस बार। एट्रीब्यूट्स थ्योरी में बकायदे जो है क्वेश्चनायर पूछ लिए गए हैं, और उन क्वेश्चनायर के माध्यम से आप लोग वहां पे देखेंगे, तो जो यहाँ से पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे वो सभी ने उसका आंसर किया हुआ है, ठीक है? जिन बच्चों ने जिसने हमें पेपर भेजा हुआ है वो यही का था, मतलब जीएसओ वाली क्लास का। जीएसओ वाली क्लास में जो बच्चा पढ़ा था उसने एक झटके में इसका आंसर दे दिया हुआ है। तो इसलिए जो भी सिलेबस आपका एग्जाम पैटर्न डिसाइड करे, एसएससी डिसाइड करे, यूपी ट्रिपल डिसाइड करे, तो वो पूरा-पूरा सिलेबस कोशिश करिए पढ़िए, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं। और अगर कोचिंग में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप उस मास्टर को बोलिए, जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा आपको। और अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो सिलेबस बोलिए उनको कवर करें। क्योंकि एट्रिब्यूट्स थ्योरी जो है नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है पढ़ाते नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आता भी नहीं है। ठीक है? मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आता भी नहीं है वो एट्रिब्यूट्स थ्योरी। इसलिए वो स्किप कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, वो स्किप कर देते हैं। हम देखेंगे तो 12-15 क्लासेस में जो है आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ाए हैं, और जितना पढ़ाए हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका एक्सेस नहीं आया हुआ है। इस बार जो सीजीएल का पेपर है वो एक भी क्वेश्चन जो है अलग से नहीं आया हुआ है। ठीक है? तो उसको अभी जस्ट हम जब अगली क्लास लेंगे, मतलब जीएसओ वाली, या फिर जो भी हमारे पास अगला जो अभी यूपी ट्रिपल एससी की जब वैकेंसी आ जाएगी, तब तक हो सकता है स्क्रीनशॉट के साथ हमारा रेडी हो जाए। मतलब जो क्लास है, तो वो उस क्लास में ध्यान में रखिएगा, उस क्लास के साथ जो हम आपको ये चीज़ें दिखाने वाले हैं कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ाए थे। ठीक है? चलिए, विच इंडेक्स सेटिस्फाइज बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, पास से और सॉरी लास्ट ईयर से वाल्स नहीं होते हैं, फिशर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसमें फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सभी टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए इसको फिशर इंडेक्स को हम यहाँ पे आइडियल कहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है यूनिट टेस्ट चेक्स। यूनिट जो टेस्ट होता है, इसमें यूनिट की बातें होती हैं। ठीक है? यूनिट की बातें होती हैं, तो ये यूनिट की बातें ही जो है यहाँ पे इसको यूनिट टेस्ट बनाती हैं। और यहाँ पर देखेंगे
तो चेंजेस इन बेस ईयर, इफेक्ट ऑफ यूनिट चेंजेस, या फिर टाइम कंसिस्टेंसी या वेट कंसिस्टेंसी। यहाँ पर ये चीजें नहीं होती हैं, ये यूनिट चेंजेस जो है, यूनिट जब चेंज होती है तो उसके यहाँ पे फ्लक्चुएशन को मेजर करता है, तो उसी कारण से यहाँ पर इसको देखेंगे तो सॉरी, तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट इसी को यहाँ पे यूनिट चेंजेस को जो है यहाँ पे मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे टेस्ट कंडीशन जो देखेंगे, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है, इसमें देखेंगे कि P01 और P10 का मान जो है 1 हो जाए, इसको हम कहते हैं ये हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या है, हमारा ये टाइम रिवर्सल टेस्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? ये P0 इंटू Q0 इज इक्वल टू V। ठीक है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू, अगर V आ जाए मतलब वॉल्यूम आ जाए टोटल, तो इसी को हम कहते हैं ये हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट रिक्वायर्स, सर्कुलर टेस्ट में क्या होता है कि अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से, तो P01 P12 इज इक्वल टू P02, इस तरीके से अगर हो जाए तो इसको हम कहते हैं ये हमारा सर्कुलर टेस्ट है। ठीक है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ अगर हम घूम के आ जाए, तो ये एक तरीके से हमारा सर्किल कंप्लीट होता है और ये सर्कुलर टेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाई। सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जो फिशर प्राइस इंडेक्स है, फिशर प्राइस इंडेक्स है जो हमारा, इसी के माध्यम से यहाँ पर हम देखेंगे तो सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि सिंपल यहाँ पे जो मतलब फिशर टेस्ट है, ये भी एक तरीके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स होता है। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स होता है जो इस सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कौन सा टेस्ट जो है किस कंडीशन में, किस स्थिति में जो है यहाँ पे ये चीजें मतलब होल्ड करती हैं। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन है चेन बेस इंडिसेस। चेन बेस इंडिसेस कंपेयर्स। तो चेन बेस जो इंडिसेस है ये क्या कंपेयर करती है? तो यहाँ पर देखेंगे तो बेस ईयर ओनली नहीं, कंसेक्यूटिव ईयर्स, अल्टरनेट ईयर्स और यहाँ फिक्स्ड ईयर्स। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव ईयर्स की बात होती है, मतलब जैसे मान लीजिए कि अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक या दो छोड़ के एक, दो छोड़ के मतलब अगला ईयर। तो यहाँ पर जो हमारे पास होता है कंसेक्यूटिव ईयर्स होते हैं। कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि एक के बाद जस्ट मतलब यहाँ पे हम चेन के रूप में हर एक ईयर को हम यहाँ पे कंसीडर करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है एक गुड इंडेक्स नंबर शुड बी। गुड इंडेक्स नंबर शुड बी कैसा होना चाहिए? तो कॉम्प्लेक्स नहीं, बायस्ड नहीं, आर्बिट्रेरी नहीं, सिंपल एंड रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल एंड रिलायबल होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा गुड इंडेक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीपीआई रिफ्लेक्ट्स। सीपीआई क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो यहाँ पर देखेंगे द कंज्यूमर जो प्रोडक्शन इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या होलसेल इन्फ्लेशन, या एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह नहीं होता है, यहाँ पर ये केवल एक चीज यहाँ पे जो इन्फ्लेशन को मेजर करता है, ये कंज्यूमर प्राइस होता है। ठीक है, होलसेल के लिए अलग होता है, डब्ल्यूपीआई इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके लिए यहाँ पर होता है डब्ल्यूपीआई। ठीक है, और इन प्रोडक्शन जो सॉरी प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन, ये चीजें यहाँ पे मेजर नहीं की जाती हैं। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स की दुनिया हो जाती है जहाँ पर जैसे अमेरिका वगैरह टैरिफ लगा दिया तो उसमें एक्सपोर्ट कम हो गया, या फिर किसी ने इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी थी, एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन में होती हैं। और प्रोड्यूसर में क्या होता है, प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूसर पे कितना जो है मतलब जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है, उस पर कितना बर्डन आ रहा है।
तो उस केस में जो हम चीज़ें मेज़र करते हैं तो वो प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन होता है। अगला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? कि प्रोड्यूसर बजट, गवर्नमेंट बजट और ये एक्सपोर्ट डेटा पे नहीं होता, ये फैमिली बजट पर बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मान यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है फार्मूला फॉर पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो पीपीएम का जो फार्मूला होता है, ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये 100 अपॉन सीएलआई कंज्यूमर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, सीएलआई मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो होता है, ये इसके पीपीएम मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू होता है 100 अपॉन सीएलआई। सीएलआई मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है? तो ये चीजें जो भी होती हैं, जो भी है, इसको जो है मतलब आपको इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है रियल वेजेस आर कैलकुलेटेड एज। रियल वेजेस किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो रियल वेजेस जो भी यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये मनी वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है? मनी वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100 के रूप में ये कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है? रियल वेजेस इन्हीं को कहा जाता है कि जो आपको मनी दी जा रही है अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और इनटू 100। ठीक है? इसीलिए कई कई बड़े शहरों में देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बहुत ही पुअर होता है। वहाँ पर पैसे की वैल्यू बहुत ही ना के बराबर होती है। जैसे आप भारत के बड़े शहरों में, गुड़गांव में, मुंबई में, नॉर्थ दिल्ली में, इस तरीके की जगहों पर रह रहे हैं, तो भले ही आप वहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, पता लगा कि आपका 40,000 रुपए केवल रहने में जा रहा है, रेंट दे रहे हैं मकान का। ठीक है? तो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगला है इफ प्राइस राइजेस फास्टर देन वेज। मतलब यदि कीमतें जो है मजदूरी से तेज बढ़ें, तो उस केस में हम क्या कहेंगे इसको? ठीक है? उस केस में हम इसको कहते हैं कि रियल वेज जो है वो फेल कर जा रहा है। ठीक है? रियल वेज राइज नहीं, रियल वेज फॉल फॉल या फेल कर जा रहा है। ठीक है? तो इसको हम कहेंगे ये रियल वेज फेल कर जा रहा है। ठीक है? चलिए, यहीं पे क्लास रोकते हैं, थोड़ा सा कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है जिससे क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है? तो अभी 2 बजे वाली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, जो आगे क्वेश्चन हैं वो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो आगे क्वेश्चन उस अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।